Okay, students, good morning again and welcome back to the Learners Academy. Now the third part of your test paper which was based on trigonometry. ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में भी हमने दोनों चैप्टर्स कवर किए बिकॉज एक बैच का एक चैप्टर आ रहा है, एक बैच का दूसरा चैप्टर आ रहा है. ठीक है, यानी कि दो चैप्टर्स हैं इस 4 क्वेश्चंस में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे. हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का है और एक क्वेश्चन एप्लीकेशन का. स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th वाज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. Prove that cot theta minus cos theta divided by cot theta plus cos theta equal to what? Cosec theta minus 1 or divided by cosec theta plus 1. The best way to do this question is to simplify LHS and RHS separately. क्योंकि यहाँ पर cot theta है, वहां पे cosec theta है. हाँ, वहां पे sin और cos के टर्म्स होते तो LHS से RHS में आ जाता. अगर यहाँ पे साइन और कॉस के टर्म्स होते तो आरएचएस से एलएचएस में आ जाता, भाई इसको साइन कॉस में चेंज कर देता. बट दोनों जगह ही साइन और कॉस के टर्म्स नहीं है. दैट मींस थोड़ा इसको सॉल्व करो, थोड़ा इसको सॉल्व करो, एक पॉइंट पे दोनों को इक्वेट करो. ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का. चलो तो सेपरेटली सॉल्व करते हैं एलएचएस एंड आरएचएस. तो बोलो एलएचएस क्या है? कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा. बोलो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो हम? कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो साइन कॉस की टर्म्स में? कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस क्या होगा? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अगेन कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू तो एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा और कॉस थीटा एज इट इज माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा. सिमिलरली नीचे भी एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा फाइन और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा. यहां तो कोई डाउट? ये साइन थीटा से साइन थीटा करता. तो फाइनली मेरे पास एलएचएस किस फॉर्म में है? इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूं? बोलो कॉस थीटा कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय अगेन कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा. कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो एलएचएस फाइनली ये आ चुका है मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा. अब आप आरएचएस को उठा के सिंप्लीफाई करोगे तो इजीली ये फॉर्म आ जाएगी. देखो आरएचएस क्या है? आरएचएस है ये कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1. ठीक है, आरएचएस को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं. आरएचएस इज कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस 1. कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो साइन कोस की फॉर्म में? 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 और कोसेक थीटा को अगेन क्या लिख सकते हो? 1 बाय साइन थीटा प्लस 1. एलसीएम लूंगा ऊपर नीचे, अगेन साइन थीटा एलसीएम 1 माइनस साइन थीटा बन गया साइन थीटा अगेन साइन थीटा एलसीएम और 1 प्लस साइन थीटा बन गया अगेन साइन थीटा. ये कट गया, क्या आया? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा. यही आपका एलएचएस था. 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, यही एलएचएस था और यही आरएचएस है. ठीक है, अगर आप चाहोगे नहीं सर मैं सेपरेटली नहीं सोल्व करूंगा तो यहां तक तो आप सोल्व कर ही सकते हो एलएचएस को. अब आपको साइन थीटा से कोसेक थीटा पे जाना है तो सिंपली साइन थीटा को क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 1 बाय कोसेक थीटा. भाई कोसेक थीटा को ही 1 बाय साइन थीटा थोड़ा लिख सकते हैं, साइन थीटा को भी तो 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. और नीचे क्या लिख दोगे? 1 प्लस 1 बाय कोसेक थीटा. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डायरेक्ट आरएचएस पे पहुंच जाएंगे जो भी आरएचएस था आपका. ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो सेपरेटली वाला बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का. ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है? इजी क्वेश्चन था. हाँ कॉस थीटा तो आएगा ही नहीं कहीं से भी. हाँ हाँ
तो फिर उस हिसाब से एलएचएस भी चेंज होगा। इसके आ रहा है, दैट मीन्स गलत आ रहा है वो तो। साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा ना मल्टी। हाँ, ये किससे मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, मल्टीप्लाई क्यों होगा? प्लस है ना बीच में, ये बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई क्यों होगा? किसकी शीट है ये? इसकी, रिया की। हाँ, एक मिनट रुको। वन प्लस कोसेक थीटा और वन माइनस कोसेक थीटा, ये क्या आरएचएस? ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है ये तो। देखो इसमें, इधर देखो, यहां से जरूरी नहीं है ना हम ऐसे कैसे काट दें। इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। न्यूमरेटर पार्ट तो एज इट इज लिख दो और इनटू डिनोमिनेटर पार्ट का रेसिप्रोकल कर दो। साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, ये चीज तो हमने बचपन में भी सीखी थी कि अगर इसके नीचे मतलब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन तो एज इट इज लिख दो, इनटू डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन का क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। तो उधर से भी साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। अभी भी यही बच रहा था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट में आते आते कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, इसलिए ऊपर प्लस नीचे माइनस आ रहा है। तो आप इसमें 2.5 मार्क्स दे दीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। इसका सेकेंड वाला पार्ट जो कि हमारा किससे बिलोंग करता है? एप्लीकेशन से बिलोंग करता है, वो देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा होता है ना। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के ऊपर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट और काइट के बीच में एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, धागा बंधा हुआ है, और उस धागे की लंबाई कुछ दे रखी है। ठीक है ना, कितनी है? अच्छा नहीं, ये बिल्डिंग की हाइट है, ये तो बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर हाई और 180 मीटर धागे की लंबाई। ध्यान से सुनना, 10 मीटर तो बिल्डिंग की ऊंचाई है और धागे की लंबाई क्या है? 180 मीटर। यानी कि जो पतंग उड़ा रहे हो आप, तो पतंग में जो धागा बंधा हुआ है, डोर बंधी हुई है, उस डोर की लंबाई कितनी है? एक। और ऑब्वियसली डोर जो है हाइपोटेन्यूज फॉर्म में जाएगी, दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 180 मीटर हो गया। If the string makes an angle of theta with the level ground such that tan theta is equals to 4/3, जो उसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, स्ट्रिंग और उस पॉइंट ग्राउंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? थीटा। और इस तरीके से बन रहा है कि tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 4/3 है, 4/3 है। तो हाउ हाई इज द काइट फ्रॉम द ग्राउंड? तो काइट जो है वो ग्राउंड से कितनी ऊंची है? अब कोई कहेगा सर 180 मीटर बता तो रहे हो, 180 मीटर डोर की लंबाई, तो वो तो हाइपोटेन्यूज है, वो तो टेढ़ी लंबाई है। जब भी हाइट पूछी जाती है तो वो हमेशा कैसे पूछी जाती है, या दी जाती है तो भी कैसे दी जाती है? परपेंडिकुलर हाइट होती है हमेशा, जो ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो एक रफ फिगर तैयार करते हैं। देखो सबसे पहले तो बिल्डिंग खड़ी करो, कितनी ऊंची है? कितनी ऊंची है बिल्डिंग? 10 मीटर। लेट्स से कि ये हो गई हमारी बिल्डिंग 10 मीटर ऊंची, और बिल्डिंग के ऊपर ये वो पॉइंट हो गया जहां से पतंग उड़ाई जा रही है। ये कितनी है? 10 मीटर। अब यहां से पतंग मान लो ऐसे उड़ा रहे हैं हम, तो ये स्ट्रिंग की लंबाई कितनी हो गई? कितनी हो गई? 180 मीटर। अब आपको इस काइट की पूरी ऊंचाई चाहिए फ्रॉम द ग्राउंड। फ्रॉम द ग्राउंड ये कितनी ऊंची है ये आपको पता लगाना है। फ्रॉम द ग्राउंड ही पूछा है उसने, हाउ हाई इज द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। फ्रॉम द बिल्डिंग की रूफ नहीं पूछा, फ्रॉम द ग्राउंड पूछा। ये अगर सपोज करो ग्राउंड है और ये छत से सपोज करो मैं एक पैरेलल लाइन बना दूं, तो ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनता है उसका? थीटा बनता है। ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू गिवन है आपको, तो टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, 180 मीटर गिवन है, तो उससे ये लंबाई आ जाएगी। इसके अंदर 10 अगर जोड़ दूंगा तो टोटल लंबाई आ जाएगी। ठीक है, ए बी सी डी ई। तो इन ट्राइंगल एबीसी, ये 90 डिग्री था क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। इन ट्राइंगल एबीसी
इन ट्रायंगल एबीसी अगर मैं टेन थीटा अप्लाई करूं, टेन थीटा क्यों अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने भी टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है। ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, राइट। ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, थीटा के सामने वाली ए बी, और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, बी सी, बी सी होगी। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ठीक है। लिखते हैं एक बार के लिए, टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने, 4/3, तो टेन थीटा की जगह लिख दो 4/3, और ए बी पता लगाना है, बी सी भी पता लगाना है, दोनों ही पता लगाना है, ए बी बाय बी सी। अच्छा, अब इस 180 मीटर का यूज करो। देखो यहां से अब दो तरीके हैं, एक तो आप 180 मीटर का यूज करो साइन थीटा और कोस थीटा को अप्लाई करके, दूसरा तरीका यह है कि देखो ए बी और बी सी का रेशियो तो है आपके पास 4:3, एक तरीके से ये रेशियो ही तो है। मैं क्या कह सकता हूं भाई, ए बी इज टू बी सी कितना है, 4:3, ये कह सकता हूं। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है। अब ए बी की वैल्यू 4 तो नहीं पुटअप कर सकते, बी सी की वैल्यू 3 तो नहीं पुटअप कर सकते, बट 4 के और 3 के तो पुटअप कर सकते हो। रेशियो गिवन होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन उसके मल्टीपल में तो होती है। तो ए बी की वैल्यू आप लेट से यहां से आप ए बी की वैल्यू एक बार के लिए 4 के मान लो, और बी सी की वैल्यू क्या मान लो, 3 के। एक बार के की वैल्यू सॉल्व हो गई तो ए बी और बी सी भी पता चल जाएगा। अब आपका फाइनल टारगेट है के की वैल्यू शो करना। ए बी की वैल्यू क्या है, 4 के, सॉरी, तो 4 के का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, बी सी की वैल्यू क्या है 3 के, 3 के का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, और ए सी तो गिवन ही है कितना 180, 180 का स्क्वायर कर दो, 18 का स्क्वायर 324, 00 हो जाए, 16 एंड 9 25, के स्क्वायर की वैल्यू 32400, 25 के स्क्वायर की वैल्यू 32400, तो के स्क्वायर की वैल्यू 32400 डिवाइडेड बाय व्हाट 25 से डिवाइड करना है इसको, 25 1 जा 25, 32 में से 25 गया 7 बचता है, 74 हो गया, 25 2 जा 50, 24 बचा, 24 और 0 240, 25 9 जा 225 बचता है 15, 15 और 0 150, 25 6 जा 150। के स्क्वायर की वैल्यू अगर 1296 है तो के की वैल्यू √1296, एंड व्हाट इज √1296, 35 का रूट होता है, 35 का स्क्वायर होता है 3 4 जा 12, 1225, सो इट मस्ट बी 36। देखो 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा है, और 36 के स्क्वायर में लास्ट में 6 का स्क्वायर 36 मैच भी कर रहा है, करके देख लो यही होगा, ठीक है। तो 36 आ गई के की वैल्यू। अब आपको ए बी और बी सी तो चाहिए, आपको क्या चाहिए, नहीं आपको तो ए बी चाहिए, बी सी भी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, ओनली ए बी। ए बी क्या माना था आपने 4 के की वैल्यू कल तक नहीं थी, आज तो है 36, 4 इंटू 36 यानी कि 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2, 4 3 12 एंड 2 144, तो ये लंबाई हो गई, और 10 मीटर ये बिल्डिंग की हाइट भी जोड़ दो, तो टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगी 154 मीटर, ठीक है। किया किसी ने अटेम्प्ट, अब अटेम्प्ट तो करना ही तो ऑप्शन ही नहीं था, नहीं सही भी किया किसी ने, निशिता, अब ये भी घर पे ट्राई नहीं किया, करते क्या हो घर पे ये बताओ, जब कोर्स हो चुके हैं सारे, केवल और केवल रिवीजन पार्ट चल रहा है, तो इतना ज्यादा काम तो रहता नहीं है, सेल्फ स्टडी का ही टाइम होता है फिर तो घर पे, सेल्फ स्टडी का ही काम होता है, बोलो। स्कूल्स में तो सब कुछ खत्म हो चुका है ना ऑलमोस्ट, ये स्कूल में भी कोर्स चल रहा है, कोर्स चल रहा है अभी, कौन सा चैप्टर चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, तो उसका होमवर्क भी मिलता है, अच्छा, और सब्जेक्ट में क्या होमवर्क मिलता है आपको, याद क्या करते हो, याद करना क्या होता है, मतलब रटना, एनीवेज योर चॉइस, ओके 144 प्लस 10 कुल मिला के 154 मीटर आंसर। मैं तो आपको अलग अलग क्वेश्चन छांट के दे सकता हूँ, सोल्व तो आपको करना है अल्टीमेटली। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, एंगल ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है ना, सॉरी
क्या लिखा है? अब बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कोट ए के टर्म्स में लिखना है, जैसे साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, कॉस ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। अब कई बच्चे उल्टा कर देते हैं, कोट ए को साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है, साइन कॉस टेन को कोट में चेंज करना है। ठीक है, कितने बच्चों ने ऐसा कर दिया कि कोट को साइन लिख दिया या कॉस लिख दिया? किया किसी ने ऐसा? नहीं किया, चलो अच्छी बात है। हमको क्या करना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट को छोड़ दो, इन पांचों को कॉट ए में चेंज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन को चेंज करेंगे, सबसे पहला काम साइन ए को कॉट ए में चेंज करने का। बोलो, साइन से पहले हम क्या कर सकते हैं, कोसेक बना सकते हैं। कैसे? साइन ए इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक ए बना सकते हैं, और फिर कोसेक से कॉट में आइडेंटिटी में जा सकते हैं। तो कोसेक से कॉट में आइडेंटिटी में कैसे जाया जाता है? इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर। ठीक है, सेकंड, अब कॉस को बदलो कॉट में। 3 मार्क्स का टोटल है और 5 है हमारे पास। अच्छा, एक कितने मार्क्स का करें? तो हाफ मार्क्स के अगर सारे करें तो कितने होते हैं? 2.5 मार्क्स। तो हाफ मार्क्स का तो ये है, और हाफ मार्क्स सफाई का दे दो। कितनी सफाई से किया, आइडेंटिटी वगैरह लिखी है कि नहीं लिखी है, मतलब हाफ मार्क्स तो है आंसर, मेन फाइनल आंसर सही है कि नहीं है, और सबका कुल मिला के हाफ मार्क्स किस चीज का भी, आइडेंटिटीज वगैरह सही टाइम पे लिखी है नहीं लिखी है जगह। ओके, कॉस ए टू कॉट ए, कॉस ए से कॉट ए में कैसे जाओगे? सबसे कॉट ए में जाना है आपको। तो कॉस से पहले किस में जाऊं? बोलो, किस में जाऊं? सेकंड पेज पे कर देता हूं, या फिर इधर ही कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं उसको। इतना नोट कर लिया ना आपने, साइन ए से कॉट ए में कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। नोट कर लिया, देख लिया। अब सेकंड है, कॉस ए से कॉट ए में जाना है, या यूं लिखूं, यूं कहूं, कॉस ए को कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। बोलो कैसे लिखेंगे? बोलो, नहीं पता? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। कॉस से पहले रेसिप्रोकल, नहीं सॉरी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करोगे। फिर ऐसे भी सही है, तो क्या है, कॉस से सेक्स, कॉस से सेक में, अच्छा 2 बार आइडेंटिटी लगेगी इसमें, एक बार यहाँ, हाँ तो ठीक है। कॉस से सेक में रेसिप्रोकल, फिर आइडेंटिटी, फिर रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सबसे पहले तो करना है आपको रेसिप्रोकल। तो कॉस ए को क्या लिख सकते हो? 1 बाय कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए। फिर क्या करोगे? आइडेंटिटी यूज करोगे। आइडेंटिटी यूज करो तो सेक ए को 10 ए की टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर है, यस और नो? ऐसे ही लिखोगे, रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर है। और फिर 10 को क्या करना है आपको? कॉट लिखना है। अगेन वी विल यूज व्हाट? रेसिप्रोकल। कैसे? 1 डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए आ गया एलसीएम, कॉट स्क्वायर ए 1 जा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये कॉट स्क्वायर ए रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, और उसका रूट भी है, तो रूट से स्क्वायर कट के केवल कॉट ए रह जाएगा। तो न्यूमरेटर में आएगा कॉट ए डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आएगा रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये सेकेंड पार्ट का आंसर, कॉस ए से कॉट ए की जर्नी। ठीक है, चलें आगे। थर्ड वन कौन सा होगा? वो तो बहुत आसान है, यही लिख देता हूं। थर्ड वन इज tan ए से लेकर कॉट ए। कैसे जाओगे? tan ए इक्वल्स टू बोलो 1 बाय कॉट ए, इजी। देखो अब ये भी इक्वल मार्क्स का ही, आधे मार्क्स का ही है, तो ये तो किया होगा। तो वो आधा नंबर वो तो देना मत, सफाई का तो। तो 1/4 दे दो मेन सॉल्यूशन का भी, मतलब आधे नंबर का है ना, हर एक आधे नंबर का है, तो उसमें से 1/4 5 हो गए। ओके, हाँ जी। 10 के बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? फोर्थ वन, कोसेक। कोसेक को भी कोट में लिखना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक बार आइडेंटिटी यूज करोगे और हो जाएगा। क्या लिख सकते हो? कोसेक ए इक्वल टू, कोसेक ए बड़ा होता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का रूट। ठीक है, क्लियर है?
देखो कोसेक और कॉट में से कोसेक बड़ा होता है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या थी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही तो थी। तो बड़ा कौन है, ये, छोटा कौन है, ये। तो जब बड़े को छोटे के फॉर्म में लिखेंगे तो छोटे में 1 जुड़ेगा। अगर यही काम उल्टा करता मैं, कॉट ए को कोसेक ए की फॉर्म में लिखता तो 1 में से माइनस करता मैं। समझ आया, क्योंकि ये छोटा है, छोटा है तो 1 में, उल्टा कह रहा हूँ मैं। देखो कोसेक बड़ा है, ये छोटा है, छोटे में बड़ा जोड़ेंगे, ठीक है, सही तो है। और कॉट स्क्वायर है, अच्छा ये उल्टा कह दिया मैंने। अगर आपको कॉट ए की वैल्यू चाहिए तो बड़े में से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, और इसमें बड़े में जोड़ना पड़ेगा, इसमें बड़े में से छोटा माइनस करना। कुल मिला के अभी आपका फाइनल आंसर ये है। हाँ, 1 माइनस तो नहीं होगा, 1 प्लस ही होगा, गलत है, 1/4 दे दो, प्लस माइनस का मिस्टेक। फिफ्थ वन, लास्ट वन, सेक ए से, सेक ए से कॉट ए, बोलो रास्ता बताओ। सेक से पहले किस में जाएंगे, 10 से कॉट, ओके। तो सेक से 10 में आइडेंटिटी से जा सकता हूं मैं, सेक बड़ा होता है इसलिए 10 में 1 जुड़ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का रूट, ठीक है। और फिर इससे कॉट में चले जाओ, रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं अपन 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 का रूट, तो डिनोमिनेटर में तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, न्यूमरेटर में कायम रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, न्यूमरेटर में रूट कायम रहेगा, डिनोमिनेटर में हट जाएगा, यानी सिंपली कॉट ए रहेगा। ये आंसर हो गया फिफ्थ वन, ठीक है। कर लो अपना अपना मैच, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए नहीं कि एग्जाम में तो आ ही सकता है, इसलिए कि अगर ये करना आता है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस भी करने आते ही, इसको इसमें चेंज करना, उसको उसमें चेंज करना, ठीक है ना। आप 3 आइडेंटिटीज में से याद रखें कि सबसे पहली आइडेंटिटी किसकी थी, साइन और कॉस की। उसमें साइन और कॉस बराबर हैं, साइन और कॉस क्या है, इक्वल वेटेज रखते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर है निकालना है तो भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर है निकालना है तो भी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। सेकेंड आइडेंटिटी किसकी थी बोलो, सेक और टेन की, या कोसेक और कॉट की ले लो, कोसेक और कॉट की सेकेंड आइडेंटिटी थी, तो कोसेक और कॉट में से कोसेक बड़ा है, कोसेक क्या है, बड़ा है, ये बड़ा है। तो अगर बड़े की वैल्यू चाहिए तो छोटे में कुछ जुड़ेगा, छोटा कौन है, ये छोटा है, तो इसमें ये जुड़ेगा और रूट आ जाएगा कोसेक ए की वैल्यू, ठीक है। अब छोटा कौन है, कॉट ए, तो छोटे की वैल्यू निकालोगे तो बड़े में से कुछ माइनस होगा, तो बड़ा कौन था, कोसेक स्क्वायर है माइनस, ठीक है। ये का यही काम सेक और टेन में, तो सेक और टेन में से कौन बड़ा है, सेक बड़ा है और टेन छोटा है, तो जब आप बड़े की वैल्यू निकालोगे तो छोटे की वैल्यू में 1 को ऐड करोगे, तो 10 छोटा है तो 10 की वैल्यू निकालो, यानी छोटे की वैल्यू निकालोगे तो बड़े की वैल्यू में से 1 माइनस करो, ठीक है। तो इस तरीके से याद करेंगे तो थोड़ा क्विकली कर पाएंगे। इसका सेकेंड पार्ट, एप्लीकेशन वाला पार्ट देखेंगे सब लोग। A flag bamboo stands at the top of a 5 मीटर हाई टावर, 5 मीटर ऊंचा टावर, ये 5 मीटर फ्लैग बम्बू की हाइट नहीं है, ये टावर की हाइट है। किसकी हाइट है ये, लेट्स से कि ये हो गया मेरा टावर, इसकी हो गई ये हाइट, और इसके ऊपर 5 मीटर ऊंचा फ्लैग बम्बू है, लाइक दिस। तो 5 मीटर तो टावर की हाइट हो गई, इस फ्लैग बम्बू की हाइट मुझे पता नहीं, टावर के ऊपर फ्लैग बम्बू समझते हो ना, झंडा गाड़ने के लिए जो बम्बू गाड़ते हैं अपन, तो टावर के ऊपर है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the flag bamboo, and from the same point, the angle of elevation of the top of the tower. Ground पे एक point है, यहां से top of the flag bamboo और top of the tower दोनों पे angle of elevation draw हो रहे हैं। ये तो top of the flag bamboo हो गया, ये top of the tower हो गया, ठीक है, क्लियर है। और दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन कितने कितने हैं, 60 एंड 45, तो ये टोटल तो है 60 और ये है कितना 45, और ये टोटल कितना है 60। आपको क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग बम्बू, इस फ्लैग बम्बू की हाइट आपको चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमारे एनसीईआरटी में है, बस हो सकता है वर्ड्स अलग हो, फ्लैग बम्बू ना हो, उसमें ऐसा कुछ था कि बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ऐसा कुछ था ना। बाकी एक तरीके उसमें बिल्डिंग के ऊपर नहीं, टावर के ऊपर वो था, स्टैच्यू थी, स्टैच्यू याद है,
एक स्टैच्यू थी, मूर्ति बनी हुई थी, और यहाँ पे क्या है, टावर के ऊपर फ्लैग बम्बू। तो मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। 45 डिग्री जब बनता है तब आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, ऑपोजिट और एडजेसेंट बराबर होती हैं। तो ये 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर, ठीक है ना। ए बी सी डी। चलो, ट्राइंगल एबीसी के अंदर अगर मैं 1045 अप्लाई करूं, 10C अप्लाई करूं मतलब, तो 10C क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय BC। 10C कितना है 45, यानी 1045 इक्वल टू AB कितना था 5 मीटर और डिवाइडेड बाय BC, और 1045 कितना होता है 1 इक्वल टू 5 बाय BC। तो BC की वैल्यू भी 5 आ गई। और आपके पास शॉर्ट ट्रिक भी है कि अगर 45 डिग्री का एंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज तो बड़ी रहेगी, ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, एक बार BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर 5 मीटर्स निकाल ली हमने, तो अब बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल DBC में 10C अगेन अप्लाई करेंगे, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी DB बाय यही BC। पिछले क्वेश्चन में AB गिवन था, BC मिसिंग था, अभी BC गिवन हो गया, ये 5 मीटर और DB मिसिंग हो गया, तो DB निकाल लो। C की वैल्यू 60 डिग्री, 1060 कितना होता है, सीधे ही लिख रहा हूं मैं, 1060 कितना होता है √3, DB निकालना है, और BC गिवन है 5, तो DB की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 5√3। अच्छा, DB तो ये टोटल है, इसमें से अगर AB माइनस करूं तो फ्लैग बम्बू की हाइट आ जाएगी, तो DA की वैल्यू हो जाएगी, टोटल DB में से AB को माइनस करना है। टोटल DB कितना निकाला मैंने 5√3 माइनस, उसमें से 5 माइनस करो, 5 कॉमन ले लूं तो √3 - 1 मीटर आंसर। यहां तक आप आंसर एग्जाम में छोड़ सकते हो, आगे सोल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1.732 होती है, उसमें से 1 माइनस किया तो 0.732 इंटू 5 करके भी सोल्व कर सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। अदरवाइज √3 की वैल्यू कहीं गिवन नहीं है तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हो। 5 इंटू √3 - 1, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का रखा हुआ क्वेश्चन था, और कैलकुलेशन भी कोई खास नहीं। बोलो, ये तो कर लिया होगा सबने, सीबीएसई स्टूडेंट्स। अभी का हो गया था ये वाला, आपने कर लिया था, इसका मतलब कौन है आपके पास, निशिता का आंसर गलत आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है 5√3 माइनस √3 अपॉन 5 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो निशिता आपने 1060 की जगह sin 60 ले लिया शायद, है ना। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, जबकि अपने को क्या लेना था, केवल √3 लेना था। ओके, एनी अदर क्वेरी। मतलब शुरू से ही 1030 की वैल्यू उन्होंने 1060 की वैल्यू √3/2 ले रखी है, स्टार्टिंग से ही 1/√3 ले रखी है, तो वहीं से गलती हो गई। फिर तो वहीं से गलती हो गई, तो आप हाफ मार्क्स दे दो, मतलब 3 के हाफ, 1.5 मार्क्स दे दो। ओके, अब आज स्कूल जाना है आप लोगों को, हाँ सैटरडे है, सैटरडे का ऑफ नहीं है क्या, मेरा ऑफ का है, मुझे भी जाना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सुनो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, कोसेक और कॉट में था, ये साइन और टेन में है, और मैंने कहा था ये एग्जाम्पल है, और मैंने उस टाइम एग्जाम्पल सॉल्व भी करा दिया था थोड़ा बहुत, तो वो आपको वहां से देखना है, ठीक है। अब फिर लेकिन चेक कैसे करोगे ये भी तो प्रॉब्लम है, चलो फिर करो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, बुक निकाल लेना अभी, और आपके पास जो जो भी शीट है लास्ट में जाते टाइम चेक कर लेना। इसका सेकंड पार्ट देखो, लेकिन हमने सॉल्व किया था नहीं, पता नहीं किया था, ये तो रिसेंटली सॉल्व किया था, और एग्जाम्पल में इसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है ना। चलो इसको देखो जल्दी से। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ दिस मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊपर है एक एरोप्लेन, लेट अस से ये ग्राउंड है, लेट अस से कि यहाँ पे ग्राउंड है, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है 2500√3, तो ये हाइट कितनी हो गई 2500√3, ये मान लो एरोप्लेन है यहाँ पे, ठीक है। इज ऑब्जर्व्ड टू बी एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे ऑब्जर्व किया गया, दैट मींस ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया मेरा 60
डिग्री। ठीक है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 25 सेकेंड, 25 सेकेंड के बाद वो उसकी फ्लाइट चलती रही, 25 सेकेंड के बाद जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री हो गया, दैट मीन्स वो इस पॉइंट से दूर चला गया, क्योंकि जितना दूर जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स जो है एरोप्लेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मान लो कि 25 सेकेंड के बाद वो एरोप्लेन इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया उसका, 30 डिग्री आ गया। फाइन। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो स्पीड ऑफ द एरोप्लेन आपको पता लगाना है। स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस और टाइम। टाइम तो खुद ही कह रहा है 25 सेकंड है, तो आपको केवल डिस्टेंस चाहिए कि उसने कितना डिस्टेंस तय किया। दैट मींस यहां से यहां तक जब वो उड़ा तो कितना उड़ा। ठीक है, फिगर कंप्लीट करते हैं। यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसको बनाते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, लेट्स से ये तो हो गया ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी के अंदर अगर ये 2500√3 है, अगर ये 2500√3 है तो सी भी निकाल सकते हो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 10 की मदद से। तो 60 डिग्री है ना एंगल। तो देखो यहाँ पे मैं ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर मैं 1060 अप्लाई करूं तो 1060 यानी कि ऑपोजिट साइड ए बी कितना है 2500√3 डिवाइडेड बाय बीसी या सीबी लिख दो उसको। ये सीबी की वैल्यू आपको निकालनी है। 1060 का मतलब क्या होता है √3 इक्वल टू 2500√3 डिवाइडेड बाय सीबी। देखो √3 से √3 खत्म तो यहाँ 1 बच गया, तो 1 इक्वल टू 2500 बाय सीबी। तो यहाँ से सीबी की वैल्यू क्या आ गई 2500 आ गई, बोलो, यानी कि ये वैल्यू 2500 मीटर है। चलो अब चलते हैं सेकेंड ट्राइंगल में। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा रहेगा, डीईसी, ट्राइंगल डीईसी। इसके अंदर 10C लगाएंगे, यानी यहाँ पे C 30 डिग्री बना रहा है, यानी 1030 डिग्री लगाएंगे अब की बार। तो 1030 डिग्री की वैल्यू वही ऑपोजिट। देखो ये अगर 2500√3 है तो ये भी 2500√3 होगा, क्योंकि जो एरोप्लेन है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो पहले ग्राउंड से जितना ऊंचा था आज भी ग्राउंड से उतना ही ऊंचा है, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो पहले भी 2500√3 ऊंचा था, आज भी 25। तो ऑपोजिट साइड सेम रहेगी 2500√3, लेकिन जो एडजेसेंट साइड है वो पूरी हो जाएगी सी से लेकर ई तक। अब सीई की वैल्यू निकाल लो। 1030 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 1/√3, 2500√3 डिवाइडेड बाय सीई। तो यहां से सीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इंटू दिस। तो √3 से √3 मल्टीप्लाई हो गए 3, और 3 से 2500 मल्टीप्लाई हो गए 7500। कोई डाउट, यानी ये टोटल कितना है 7500, उसमें से 2500 ये है, तो बचा हुआ कितना हो गया, ये 5000 मीटर हो गया। अब डिस्टेंस कितनी तय हुई, अगर ये 5000 है तो ये भी 5000 है। डिस्टेंस कितनी तय करी एरोप्लेन ने 5000 मीटर, डिस्टेंस तय करी उसने 5000 मीटर, और कितने टाइम में तय करी उसने कहा 25 सेकंड्स की फ्लाइट हुई थी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाई स्पीड और डिस्टेंस बाई टाइम। तो फिर 5000 डिवाइडेड बाई 25 करना, 25 2 50, 200 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 200 मीटर की स्पीड से वो उड़ रहा है। चाहो तो kmph में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो मीटर पर सेकंड में छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 200 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ठीक है। तो बुक का ही क्वेश्चन है और ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। क्लियर है ना, पहले ये डिस्टेंस निकाल ली, फिर ये पूरी डिस्टेंस निकाल ली, पूरी में से इसको माइनस की तो ये निकल गई, ये इसके बराबर हो गई, डिस्टेंस आ गया, टाइम गिवन है, स्पीड निकाल ली। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में स्पीड ना पूछे, सीधे डिस्टेंस ही पूछ ले कि एरोप्लेन ने कितनी डिस्टेंस तय करी थी, तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 5000 मीटर। लेकिन टाइम देके स्पीड भी पूछ सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, तो बची हुई बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालो। कैसे निकालते थे अपन, कैसे निकालते थे, देखो कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, ये एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन है। ए बी सी, लेट्स से कि ये थीटा है और कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। कॉट थीटा बाय फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, बाय फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, यही होता है। और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, बोलो 15 है क्या, अच्छा ठीक है 15/8। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि एडजेसेंट साइड 15 है और ऑपोजिट साइड 8 है, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि एडजेसेंट साइड 15K है और ऑपोजिट साइड 8K है। ये तो कह सकते हैं भाई, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हो एडजेसेंट साइड 15 है और ऑपोजिट साइड 8 है, लेकिन K की फॉर्म में तो कह सकते हैं। तो एडजेसेंट साइड थीटा के हिसाब से BC होगी और ऑपोजिट साइड थीटा के हिसाब से AB होगी। ये 8K ये 15K, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी 8K का स्क्वायर यानी कि 64K स्क्वायर, 15K का स्क्वायर यानी कि
225 के स्क्वायर ऐड करेंगे तो 289 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर का रूट करेंगे तो 17 के, ये क्या हो जाएगा 17 के। तो अब आपके पास इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स हैं, के की फॉर्म में ही सही पर है तो सही, जो चाहे निकाल लो, निकालना शुरू करो। बोलो सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट क्या है 8k, हाइपोटेन्यूस क्या है 17k, के से के कट के आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 8/17। बोलो कॉस थीटा बाय फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट क्या है BC यानी 15k, हाइपोटेन्यूस 17k, के से के गया 15/17। नेक्स्ट बोलते जाओ टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा तो आप उसका रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हो, कॉट थीटा अगर 15/8 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 8/15। और चाहो तो फॉर्मूला से निकालो, फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है A/O, A/O। ए क्या है 15k, सॉरी O बाई, कॉट थीटा की वैल्यू लिखी मैंने, O/A। ऑपोजिट कितना है, ऑपोजिट है 8k, एडजेसेंट है 15k, के से के गया 8/15। ठीक है, तो साइन कॉस टेन आ चुका है। अब क्या बचा, कॉट थीटा गिवन था तो बचे हुए कॉसेक और कॉट है अभी, कॉसेक थीटा। अब एक बार देखो कॉसेक थीटा अगर आपके पास साइन थीटा है तो उसका रेसिप्रोकल कर सकते हो चाहो तो 17/8, अदरवाइज फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है वो इसका उल्टा H/O। H कितना है 17k डिवाइडेड बाय O कितना है 8k, आंसर इज 17/8। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या, सेक थीटा। सेक थीटा या तो कॉस थीटा का उल्टा कर दो, नहीं तो फॉर्मूला से चलो H/A। H कितना है 17k डिवाइडेड बाय A कितना है 15k, के से के खत्म 17/। तो ये 5 आंसर्स होंगे आपके, 8/17, 15/17, 8/15, 17/8 एंड 17/15। और ये तो गिवन ही था। तो एक वैल्यू गिवन हो तो ट्राइंगल बना के के की फॉर्म में तीनों साइड्स निकालो और जो चाहे वो रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, हाइपोटेन्यूस निकाली नहीं है और आंसर डायरेक्ट निकाला और सही भी है। कौन है ऐसा धर्मात्मा, हाँ यस, बिना हाइपोटेन्यूस के आंसर ये रट के आया था क्या कर से, जब हाइपोटेन्यूस ही नहीं निकाली तो बिना हाइपोटेन्यूस के कैसे आंसर याद है तेरे को। तो वो क्यों नहीं लिखा था, किसने मना किया था आपको लिखने के लिए, मार्क्स काट लो आपके हिसाब से। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट का भी लास्ट। अनुष्का स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड्स ए बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस। पढ़ो इधर देखो भाई, अनुष्का स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेट अस से कि अनुष्का एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, यहां पर है ए फॉर अनुष्का, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड्स ए बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हर। खुद से कितना दूर है उस एक बर्ड की पर नजर गई उसकी, तो उसके जो लाइन ऑफ साइट बनी वो कितनी हो गई 100 मीटर की हो गई। लेट अस से बर्ड यहाँ पर है बी फॉर बर्ड, ठीक है। तो ये बर्ड और ये अनुष्का के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, कितनी हो गई 100 मीटर। कोई डाउट, आगे चलते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, दैट मीन्स ये एंगल 30 डिग्री है आपका, ठीक है। कोई डाउट, आगे चलते हैं। नाउ नोनी उसकी फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे नोनी खड़ी है। अब डाउट ये है कि वो बिल्डिंग यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है नहीं पता, तो आगे थोड़ा सा पढ़ लो, आगे पता चल जाएगा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड, फाइंड्स द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 40। अच्छा, नोनी को वही एंगल ऑफ एलिवेशन उसी बर्ड का उसी पॉइंट पे 45 डिग्री पता चला, ठीक है। अनुष्का एंड नोनी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बर्ड। अगर बर्ड यहाँ पर है तो बर्ड की एक साइड ये है, एक साइड ये, लेकिन दोनों सेम साइड पर है, तो अगर अनुष्का को राइट साइड किया है तो नोनी को भी राइट साइड करना है। अच्छा सर, राइट साइड में भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी राइट साइड है बर्ड का, ये भी राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, बट एंगल ऑफ एलिवेशन तो देखो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री 30 डिग्री से बड़ा है, दैट मीन्स नोनी इज क्लोजर टू द बर्ड देन अनुष्का। नोनी ज्यादा करीब है उसके, क्योंकि जितना करीब उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। दैट मीन्स वो जो बिल्डिंग है जहां पे नोनी खड़ी है, लेटस से वो बिल्डिंग है यहाँ पे, ऐसे मान लो। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है 45 डिग्री। समझ आया, थोड़ा एनलार्ज करके फिगर बनाता हूं, इस तरीके से है ये इस पॉइंट पे ये तो बिल्डिंग है, और यहाँ पे लेटस से अनुष्का। अनुष्का से तो कितनी डिस्टेंस पर है बर्ड
100 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री। फिर नॉनी जो है क्लोजर है थोड़ा बर्ड से, बट बर्ड के सेम साइड पे ही दोनों, ये है N4 नॉनी, तो यहां पे हमने लगा दिया 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन नॉनी, ठीक है ना। और बिल्डिंग की हाइट कितने वाला रह जाता है। चलो देखते हैं। हाँ 20 मीटर इसकी हाइट है, लेट्स मार्क इट 20 मीटर, ये 20 मीटर तो ये भी 20 मीटर, ए बी, इसको मार्क कर लेता हूँ सी, और ये एन हो ही गया तो एन एम मार्क कर लो इसको, और इस पॉइंट को क्या मार्क करोगे पी मार्क कर लो, ठीक है। तो अगर एन एम 20 है तो पी सी भी 20 मीटर है। अब आपको क्या चाहिए, आपको पता लगाना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम नोनी, दैट मींस बी से लेकर एन की डिस्टेंस चाहिए, बर्ड से नोनी का डिस्टेंस चाहिए, बी एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फाइनल। क्वेश्चन क्लियर है सबके सामने, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो चलो अब कैलकुलेशन पार्ट शुरू करते हैं। बोलो, सबसे पहले तो मुझे ये गिवन है कि ये 100 है, ये 30 डिग्री है, तो मैं टोटल हाइट निकाल सकता हूं, बट उसका फायदा क्या है, उसका फायदा है कुछ टोटल हाइट निकालने का, चलो निकाल लो देखते हैं। तो ये ऑपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है साइन थीटा, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं साइन, क्या ये हाइपोटेन्यूस है ना, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बोल में एडजेसेंट रहा हूं लेकिन मन में पता है कि वो हाइपोटेन्यूस है, इसलिए साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट क्या होगा BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या होगा AB, AB को मैं सीधे लिख देता हूं 100, और थीटा की जगह भी मैं सीधे लिख देता हूं, थीटा कितना है मेरा 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है, कितना होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू BC अपॉन 100, 2 से 1 2 से 50 टाइम, तो BC की वैल्यू 50 आ गई, बोलो, यानी ये टोटल हाइट कितनी है, यानी कि उस बर्ड की ग्राउंड से ऊंचाई 50 मीटर है। अगर ये बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है तो ये बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी। अब आप इस ट्राइंगल के अंदर BPN के अंदर आपको 30 गिवन है तो आप इजीली BN निकाल सकते हो, अगेन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज कर लो, अब की बार 45 डिग्री रख लेना, ठीक है ना। तो अगेन या नीचे कर देता हूं मैं, सेकेंड ट्राइंगल में आप अगेन साइन थीटा लगाओगे यानी साइन 45 लगाओगे, तो ऑपोजिट है आपके पास BP दैट मीन्स 30 मीटर, और हाइपोटेन्यूस BN आपको पता करनी है। साइन 45 कितना होता है बोलना 1/√2 इक्वल टू 30/BN, बोलो BN की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 इंटू √2, BN इक्वल टू 30√2, और √2 की वैल्यू भी गिवन है कितनी 1.41, तो 30√2 करना है, 30 इंटू 1.41 करना है, करो 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and 4, और जीरो लगा हुआ है तो एक पॉइंट आगे खिसका लो, 42.3 मीटर, 42.3 मीटर इज द फाइनल आंसर, हो गया था 42.3 मीटर, हो गया था निशिता, टाइम नहीं बचा दीपेश, क्यों किया ही नहीं, तो क्यों नहीं किया, घर पे भी टाइम नहीं है आपके पास, घर पे भी टाइम नहीं है क्या, तो नेक्स्ट टाइम से फिर मैं एक काम करता हूँ एनसीईआरटी के रखे रखा क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि आपको उन्हीं को करने में मजा आ रहा है और उन्हीं को करने की आदत है, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं चाहते, ऐसे कर लेते हैं। फायदा क्या हुआ, फायदा अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको फायदा तभी होगा ना जब आप सॉल्व करोगे। आपको क्या लगता है मेरे पास बहुत टाइम है, बोलो, आप सबको क्या लगता है मेरे पास बहुत टाइम है क्या ये सब करने के लिए, आप में से कोई भी नहीं जागता होगा 2 2 ढाई ढाई 3 3 बजे तक सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं पेपर बनाने के लिए जागता हूँ और फिर सुबह 6 बजे 6:30 बजे आपके पास आ जाता हूँ उनको सॉल्व कराने के लिए, तो मेरे पास भी कहाँ टाइम निकाल रहा हूँ ना, और मुझे क्या मतलब है, आपसे कोर्स करवाने के पैसे लिए थे वो हो गया है कोर्स, मुझे क्या मतलब है। तो नेक्स्ट टाइम मैं भी ये करता हूँ कि आपको एनसीईआरटी के रखे रखाए क्वेश्चंस दे देंगे, वो सॉल्व कर लेना, आप भी खुश मैं भी खुश, आप भी आराम में मैं भी आराम में, जो होगा देखा जाएगा आपकी किस्मत। चलिए, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है, अब आप अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक्स निकालें और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करके मार्क्स दे दो फाइनली और जाओ। और कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है बताओ, इधर ले आओ आंसर शीट सब टोटल लगा के, हाँ कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है सजेशंस,
यश चंदलानी 30 में से 1.5 नंबर ले जाओ। आकांक्षा 8, कौन है आकांक्षा का फ्रेंड? अवनी 12, अवनी 12, रिया जैन 9.5, रिया जैन 9.5, अवनी का है? आ जाओ भाई, आ जाओ। ये किसकी है? निशिता 17 3/4 दो। अवनी लो भाई। ये कौन है? दिव्यांग 6 नंबर। हाँ वैक्सीन लगी थी ना तेरे तो बस बहाना है। अनुष्का 7 1/4, सृष्टि 12.5। आइए कि सृष्टि, सृष्टि अंशिका दे देना, अपनी आप दे देना। नौनी हाफ मार्क क्या ये? सॉल्व नहीं किया कुछ भी? अरे नौनी की किसके पास थी शीट? तो टोटल नहीं लगाई क्या आपने? हाँ कुछ भी नहीं किया, केवल डायग्राम डायग्राम बनाया था। अविका 14 मार्क्स, दीपेश 4.5, दीपेश 4.5, भव्य 3.25 मार्क्स बताते भी शर्म आ रही है। भव्य की क्लास में कौन है? भव्य की क्लास में है कोई? दे दो। अंशिका 12, तो हाईएस्ट किसके हैं अभी तक टोटल? अंशिका 12। टाइम कितना हुआ बताओ? कल अभी टाइम भी डिस्कस करते हैं और चैप्टर भी डिस्कस करते हैं, ग्रुप में बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।